तो नमस्कार साथियों, मैं अंकित चौहान विशेषण के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत करता हूँ। तो इससे पहले हमने जो पार्ट है वो डाल दिया है, उसे आप देख ले। और ये हमारा सेकंड पार्ट है, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो इसे भी आप देख ले और इसे भी आप देखें, ठीक है। तो उसमें हमने पहले भेद की बात करी थी, जैसे कि आपको बता था कि उसमें हमने बात करी है विशेषण विशेष्य और विधेय उद्देश्य विशेष्य, और उसमें पर विशेषण की हमने बात करी है। जबकि हमने बताया था कि आपको जो विशेषण के वो चार भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणाम और संकेतिक सर्वनामिक, ठीक है। ये चार भेद थे और उसमें से हमारा जो दूसरा भेद है उसे हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। हालांकि हम चार के चार भेद पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं इस पार्ट को आज हम। तो संख्या के बारे में पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। देखो, संख्यावाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। देखो, जो विशेषण शब्द देखो, संख्या के रूप में बताएंगे ना। देखो, जो विशेषण शब्द संख्या के रूप में आकर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उन्हें संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसकी जो है ना दो भेद होते हैं। संख्यावाचक जो होते हैं हमारे पास दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। इन्हें देखते हैं। पहले बोध में क्या कहा, भेद में क्या कहा इसने। पहला कहा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, जिन संख्यावाचक विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक कह देते हैं। जैसे हमारे पास मैं कह दूं कि 10 छात्र, 4 व्यक्ति, 100 गुना, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिमाग को छोड़ देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक निश्चित है। जिसमें कह दूँ कि 1 दर्जन केले, हमें पता कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि 1 मुट्ठी अनाज, अब हमें पता नहीं कि संख्या में कितनी है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जिसमें निश्चितता का बोध हो जाता है, प्रकट हो जाता है कि बिल्कुल ये चीज़ होगी, सटीक होगी बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हुए जैसे इसमें छोड़ देंगे ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसका दूसरा जो है ना, वो दूसरा भेद इसका छूट गया कहीं, तो उसको मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, इसका जो दूसरा होगा वो अनिश्चित होगा। अनिश्चित में क्या होगा, इसमें निश्चितता का बोध नहीं होगा, है ना। जिन संख्यावाचक विशेषण से संख्या का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कह देते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि 1 मुट्ठी अनाज, है ना। जैसे मैं कह दूँ कि अनगिनत, है ना। जैसे मैं कह दूँ कि सैकड़ों, है ना। उसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चितता का बोध होता है, उसमें निश्चितता का ज्ञान नहीं होता। तो उसे देखो, इसमें जो संख्या के रूप में गिनने वाले हैं किसी भी चीज़ को हम, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे कि जो हमारे पास हमने पढ़ा है, जो संख्यावाचक विशेषण पढ़ा है, इसके दो भेद याद करें हमने, तो इसका बिल्कुल अपोजिट जो होगा वो अनिश्चित होगा, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट है इसमें जो हमारे पास है वो परिणाम, है ना, संख्या परिणाम। देखो, इसके भी दो भेद पढ़ने वाले हैं। देखो, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा मापने तोलने वाली वस्तु का बोध होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मापने और तोलने वाली वस्तु क्या होगा, इसमें बोध होगा, उसे क्या कह देंगे, परिमाण विशेषण कह देते हैं हम, ठीक है। इसके भी मुख्यतः दो भेद होते हैं जी। पहला भी होता है निश्चित परिणाम परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। इसमें क्या दिया है इसने। देखो, जो मापने तोलने वाली वस्तु निश्चित रूप से माप या तोली जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, निश्चित परिणामवाचक संख्या कहते हैं। देखो, माप ले तोल ले, है ना, बात एक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि 4 मीटर कपड़ा, आपको पता है बिल्कुल, है ना। 4 किलो अनाज, आपको पता है कि 4 किलो अनाज माप सकते हैं हम, ठीक है। 4 किलो चावल आप बिल्कुल माप सकते हो, ठीक है। मतलब निश्चित संख्या का इसमें क्या होगा, बोध होगा, तो वो क्या होगा, निश्चित परिणाम संख्यावाचक संख्या कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनिश्चित की हम। देखो, अनिश्चित में क्या होगा हमारे पास, इसमें निश्चितता का बोध नहीं होने का। इसमें हमारे पास कुछ संख्या ऐसी होगी जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें कि कुछ चावल, कुछ अनाज, ठीक है, कुछ पानी, है ना, इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि कितना पानी है, कितना बूंद पानी है, या कुछ अनाज, उनके दाने हम नहीं गिन सकते। तो वो क्या होगा, अनिश्चित में पहुंच जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की हम। नेक्स्ट हमारे पास सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक। इसमें दिया है कि जो सर्वनाम शब्द विशेष्य के रूप में आकर विशेषता बताए या किसी वस्तु की ओर संकेत करे, वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे इसने दिया है कि यह निबंध लिखो, है ना, इसको नहीं उस प्रश्न को हल करो, इसको नहीं उस प्रश्न को हल करो, या ये कह देगा कि कौन छात्र नकल कर रहा है ना, किसी की ओर ये क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है साथियों,
इसमें और बता देते हैं ना, इसी में ले लेते हैं हम इसकी जो तुलना अवस्था है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है तुलना अवस्था इसकी। देखो विशेषण की तुलना अवस्था इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उन्हें विशेषण की तुलना अवस्था कहते हैं। इनके तीन भेद होते हैं जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास। एक तो मूलावस्था है, एक उत्तमावस्था है और एक उत्तरावस्था है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखो मूलावस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं पहले। सबसे पहले हम देखो मूलावस्था के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, उन्हें विशेषण की मूलावस्था कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ही व्यक्ति हो, जैसे मैं कह दूं कि यह लड़का, यह नाम ले दो किसी का, राम अच्छा विद्यार्थी है। देखो सभी विद्यार्थियों में सबसे जो तुलना करी है वो राम ही करी है। सिर्फ एक से विद्यार्थी की तुलना करी, किससे? राम की तुलना करी। मैं कह दूं कि वह लड़का बहुत अच्छा है, उस लड़के की तुलना सभी लड़कों, जितने भी लड़के थे उनसे क्या करती, उसकी तुलना करती, ठीक है। तो इसे आप याद कर लेंगे। जैसे मैं कह दूं कि उसका मकान सुंदर है। देखो मकान तो वहाँ और भी होंगे, पर उसका एक की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि उसका मकान बहुत ज़्यादा क्या है, सुंदर है। यदि हम नेक्स्ट की बात करें, वह उच्च कुल का है ना। वहाँ से बहुत सारे हैं परंतु उनमें से एक ही क्या होगा, उच्च कुल का होगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि यह लड़का बहुत पढ़ने वाला है। देखो सभी में से तुम्हारी तुलना करी गई कि यह लड़का या लड़की बहुत ज़्यादा क्या है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि हम उत्तरा की बात करें, देखो उत्तरा, देखो इसमें ये दो सारा ना, दो सार तो इस्तेमाल करेंगे दो की, इसमें दो की तुलना होगी, ठीक है। देखो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगी। देखो इस अवस्था में विशेषण शब्द दो व्यक्ति या अवस्था या वस्तु की तुलना करके एक को दूसरे से अधिक या दूसरे से कम बताया जाता है। इसे क्या, देखो मैंने बताया ना कि एक या एक को अधिक, एक या एक से अधिक दो की तुलना करी जाएगी या उनसे अधिक बताया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ दिया हुआ है कि उत्तरावस्था में से की अपेक्षा की तुलना में से बढ़कर या कम से अधिक आदि शब्दों का प्रयोग होता है। देखो आप कैसे समझ जाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि राम श्याम से बुद्धिमान है। देखो राम की तुलना श्याम से करती कि राम क्या है, श्याम से ज़्यादा क्या बुद्धिमान है, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट दिया इसने कि राधा अनुराधा से सुंदर है। देखो राधा की तुलना करती किससे, अनुराधा से, कि यह कैसे ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। तो इसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति क्या होती है, तुलना होती है दूसरे व्यक्ति से, ठीक है। एक या एक से अधिक। हम बात करेंगे उत्तमा। देखो उत्तमा तो हमारे पास 3 से लगे रहा खुदा में, तो उसमें क्या होगा, देखो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना होगी, ठीक है। देखो इस अवस्था में दो या दो से अधिक, इस अवस्था में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही आदमी को सबसे बढ़ के बता दिया जाता है ना। एक को सबसे बढ़कर या सबसे अधिक कम या अधिक बताया जाता है। इसे कहते हैं उत्तमा अवस्था कहते हैं। देखो इसमें नोट में दिया हुआ है, सबसे बढ़कर, सबसे कम, सर्वाधिक या सभी में आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं कह दूं कि राम सभी से बुद्धिमान व्यक्ति है ना। राम सभी से या सभी में बुद्धिमान व्यक्ति है। देखो राम की तुलना सभी में कर दी है ना, जबकि हमने वहाँ से सबसे पहले जो विशेषता पढ़ी थी उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बताई थी और एक से क्या कर रहे थे, उसमें हम तुलना कर रहे थे किसी की, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि श्याम सबसे मेहनती है ना। श्याम सब में क्या आ जाता है, मेहनती है। तो इसे आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। देखो ये भी आप याद कर लेंगे कि जो लघु उत्तर होता है, सॉरी लघु होता है उसे मूल अवस्था बोलते हैं, लघु उत्तर बोलते हैं उसे मूल उत्तरावस्था बोलते हैं, लघुत्तम बोलते हैं उसे उत्तम अवस्था बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ कन्फ्यूज होने वाले हैं मूल अवस्था में। देखो इसमें एक ही प्राणी की तुलना होती है, हालांकि जबकि हमारे पास जो उत्तम अवस्था है उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही तुलना पूरे से कर देंगे, हम सभी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे वीडियो को दोबारा देखें, अगर कन्फ्यूज़ हो कुछ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, इस पार्ट को दोबारा डाल देंगे, ठीक है। वैसे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।